टीचिंग पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लगातार हम सभी लोग यूपी ट्रिपल एस सी वन दरोगा के सिलेबस को लगातार कंप्लीट कर रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर 7 को, जिसमें पढ़ेंगे इकोसिस्टम, इकोटोन और पर्यावरण पारिस्थितिकी संतुलन को, यानी इकोसिस्टम, इकोटोन एंड एनवायरनमेंट इकोलॉजिकल बैलेंस को यहाँ पर हम अच्छे तरीके से स्टडी करने वाले हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि और भी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो आप तक पहुंचती रहे। दूसरी बात, ये जो वीडियोज आप देख रहे हैं ये पेड बैच के वीडियोज हैं, मतलब अगर आप अभी तक पेड बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को चेक करिएगा, वहाँ पर एक लिंक दिया गया है RGBY करके होगा, उस पर क्लिक करिएगा। मात्र आपको 299 का पेमेंट करना होगा। जैसे ही पेमेंट करेंगे आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट मुझसे कर सकते हैं और व्हाट्सअप नंबर जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस बैच को परचेज करिए। यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, हैंड रिटन नोट्स जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और बहुत सारा मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ साथ जो क्लासेस के लिंक होंगे वो भी आपको दिए जाएंगे। तो फिलहाल एक रिचार्ज से कम में आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। अगर आप वास्तव में बनना चाहते हैं फॉरेस्ट एसआई तो आज की आज इस बैच को जरूर परचेज करें। बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। हम सबसे पहले बात करेंगे पारिस्थितिकी के बारे में, यानी सबसे पहले हम बात करेंगे इकोलॉजी के बारे में। इकोलॉजी क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है पारिस्थितिकी। इस पॉइंट को याद रखिएगा, अंतः संबंध बहुत जरूरी हैं, यानी जो जीव हैं और जो अपना जो पर्यावरण है इनके बीच इंटर जो रिलेशन है वो बहुत ज़रूरी है। अगर इंटर रिलेशन है तभी जो है वो पारिस्थितिकी के अंतर्गत आएगा। आगे बात करेंगे पारिस्थितिकी जो शब्द है सर्वप्रथम किसने दिया, तो सर्वप्रथम दिया है रेटर ने 1865 में इस शब्द को दिया, यानी सर्वप्रथम शब्द किसने दिया, इकोलॉजी का। तो इकोलॉजी जो शब्द दिया वो रेटर ने दिया। आगे बात करेंगे पारिस्थितिकी जो है किस भाषा का शब्द है, तो एक ग्रीक भाषा का शब्द है और पारिस्थितिकी के जो जनक हैं वो कहलाए अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, सर्वप्रथम जो प्रयोग किया पारिस्थितिकी शब्द का वो एजी टांसले ने किया वर्ष 1935 में। इन्होंने एक बुक लिखी जनरल मॉर्फोलॉजिकल देन ऑर्गेनिज्म। तो इस बुक में जो है इन्होंने क्या किया, इस शब्द का सर्वप्रथम जो है उल्लेख किया, यानी एजी टांसले ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी जो शब्द है उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी। सर्वप्रथम शब्द जो दिया था रिटर्न ने दिया था, लेकिन सर्वप्रथम लिखित रूप में जो है इस शब्द का जो प्रयोग किया वो एजी टांसले ने किया। कन्फ्यूजन है थोड़ी थोड़ी पॉइंट्स में, आप अच्छे तरीके से समझते चलिएगा। फिर से मैं समझा रहा हूँ, जो इकोलॉजी शब्द है वो रिटर्न ने दिया, लेकिन जो है सबसे पहले लिखित में जो प्रयोग किया यानी पुस्तक में जो लिखा वो एजी टॉन्सले ने लिखा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और एजी जो टॉन्सले हैं वो जर्मन वैज्ञानिक हैं, जर्मनी के वैज्ञानिक हैं। इनकी बुक बहुत फेमस है जनरल मॉर्फोलॉजी देन ऑर्गेनिज्म। इस पॉइंट को याद रखिएगा, बुक भी इनकी आपको याद करके चलना है। और जब भी आपसे पूछा जाए पारिस्थितिकी का जनक कौन है तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ये 3-4 जो पॉइंट्स हैं आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भारत में जो पारिस्थितिकी के जनक हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर रमेश रामदेव मिश्र हैं। डॉक्टर रामदेव मिश्र क्या हैं, भारत में पारिस्थितिकी के जनक हैं और BHU में ये क्या थे, वनस्पति विभाग में प्रोफेसर थे। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। आगे बात करेंगे, अभी हम पढ़ रहे थे पारिस्थितिकी के बारे में, अब हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, यानी अभी पढ़ रहे थे इकोलॉजी के बारे में, अब हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में। तो इकोलॉजी आपने समझ लिया था कि जो जीव हैं और जो भौतिक पर्यावरण है उनके बीच अंतः संबंध होने चाहिए, यानी इंटर रिलेशन होना चाहिए। अब पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया अर्नेस्ट हैकेल वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा किया गया वर्ष 1869 में। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, यानी इकोसिस्टम आपका अलग है और जो है इकोलॉजी आपका जो शब्द है वो अलग है। कई पारिस्थितिकी मिल करके आपस में क्या करते हैं, एक चैन का निर्माण करते हैं, यानी एक सिस्टम का निर्माण करते हैं और इसे ही पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है, यानी इकोसिस्टम कहा जाता है। इस शब्द की जो सर्वप्रथम प्रयोग किए वो वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट हैकेल वर्ष 1869 में। पौधे, जीव जंतु एवं भौतिक पर्यावरण को सामूहिक रूप से इकोसिस्टम कहा जाता है। पौधे, जीव जंतु एवं भौतिक पर्यावरण के जो सामूहिक रूप हैं, यानी छोटे छोटे जो पारिस्थितिकी हैं वो मिल करके पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा।
अब जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसके दो घटक हैं, एक तो आपका है जैविक घटक, दूसरा आपका है अजैविक घटक। जैविक घटक में कौन कौन से जो है आते हैं, तो जैविक घटक में तीन चीजें आती हैं, एक तो उत्पादक आते हैं, उपभोक्ता आते हैं और अपघटक आते हैं। उत्पादक कौन होते हैं, जो पादप जगत होते हैं वही उत्पादक होते हैं, और उपभोक्ता जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। आगे भी हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में, अच्छे तरीके से डिटेल्ड में हम बात करेंगे। अब जो है दूसरा आपका जो बचा वो अजैविक घटक है। तो अजैविक घटक के अंतर्गत भी तीन प्रकार के जो घटक आते हैं, एक तो कार्बनिक घटक, दूसरा आपका आता है अकार्बनिक घटक, तीसरा आपका आता है भौतिक घटक। तो कार्बनिक घटक में कौन कौन से जो है चीज़ें आती हैं, तो प्रोटीन आपकी है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, यूरिया है, ह्यूमस, यानी जिनसे कार्बन मिलता है वो जो है चीज़ें जो आती हैं वो कार्बनिक अजैविक घटक के अंतर्गत आती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अकार्बनिक अजैविक घटक बताओ कौन कौन से हैं, तो जल है, गैस है, ये क्या है, अकार्बनिक अजैविक घटक हैं। भौतिक अजैविक घटक कौन कौन से हैं, जैसे ऊर्जा है, प्रकाश है, ताप है, वायु है, ये भौतिक अजैविक घटक है। ये सभी पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। मैंने इस वीडियो के माध्यम से इस पीडीएफ में उतना ही लिखा है जितना आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना 100% बनी हुई है या किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उतना ही मैंने डेटा यहाँ पर लिखा। फालतू का कोई भी डेटा आपको पूरे वीडियो में या पूरे बैच में आपको नहीं मिलेगा। अब हम बात करेंगे जैविक घटक के बारे में। जैविक घटक होता क्या है, तो देखिए सभी जो जीवित जीवधारियों का समूह ही जैविक घटक कहलाता है। अब जो जैविक घटक होते हैं वो स्वपोषी भी होते हैं, परपोषी भी होते हैं। जो स्वपोषी होते हैं वो अपना भोजन जो होते हैं स्वयं बना लेते हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं। जैसे पेड़ पौधे आपके क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। आप बहुत दिन से पढ़ते चले आ रहे होंगे, आई होप। परपोषी जो होते हैं जस्ट इसके अपोजिट होते हैं, मतलब वे जीव जंतु या वे प्राणी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं और वो किसी न किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, वो होते हैं परपोषी। और परपोषी में आते हैं आपके उपभोक्ता और आते हैं अपघटक। उत्पादक यहाँ पर गलती से लिख गए हैं, उपभोक्ता और अपघटक यहाँ पर जो आते हैं परपोषी में आते हैं। आगे बात करेंगे उत्पादक। आपने समझ लिया कि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं उत्पादक होते हैं। अब उपभोक्ता में होते हैं तीन प्रकार के उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। अभी आप देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक आते हैं। उपभोक्ता में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो इसी को हम यहाँ पर अच्छे तरीके से डिटेल में आपको बता रहे हैं। उपभोक्ता क्या होते हैं, मानव सहित वे जीवधारी जो अपने भोजन हेतु प्राथमिक उत्पादों, पौधों या फिर अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, वो कहलाते हैं उपभोक्ता। अब इसमें होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वे पौधे जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर कर रहते हैं, यानी वे जीव जंतु या वे प्राणी जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं वो कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। जिसमें आपकी बकरी है, देखिए बकरी घास खाएगी, खरगोश भी घास खाएगा, पौधे पर निर्भर है, टिड्डा भी घास खाएगा, हिरण भी घास खाएगा। तो ये सभी क्या हैं, कुल मिलाकर के पौधे पर निर्भर हैं। तो वे जीव या वे प्राणी जो कुल मिलाकर के पौधे पर निर्भर होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं पूर्ण तरीके से, वो कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। यहाँ पर जानवर के नाम है, आपको याद रखने की जरूरत है। द्वितीयक उपभोक्ता वे जीव होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं। जैसे कोई ऐसा जीव जंतु है जो बकरी के ऊपर निर्भर है, खरगोश के ऊपर निर्भर है, टिड्डा के ऊपर निर्भर है, तो इस पॉइंट में आएगा द्वितीय उपभोक्ता। और ये जो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं ये पूरी तरीके से मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। प्राथमिक उपभोक्ता केवल और केवल शाकाहारी होते हैं, लेकिन द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी भी होते हैं प्लस शाकाहारी भी होते हैं। एग्जाम्पल जैसे भेड़िया आपका बकरी को खा जाता है, बिल्ली है, मेढक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे तृतीयक उपभोक्ता के बारे में। जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों पर डिपेंड होते हैं वो कहलाते हैं तृतीयक उपभोक्ता, जिसमें आपका बाज आता है, शेर आता है और बाघ आता है। देखिए बाघ क्या करेगा, भेड़िया को भी खा जाएगा, और भेड़िया बकरी को खा जाता है, और ये बाघ क्या करेगा, बकरी को भी खा जाएगा। यानी बाघ जो है भेड़िया को भी खा जाएगा, बाघ जो है बकरी को भी खा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी एक चेन यहाँ पर बन रही है। यानी बाघ जो है प्राथमिक पर भी डिपेंड है, द्वितीयक पर भी डिपेंड है, दोनों पर यहाँ पर डिपेंड है। और जो मनुष्य है वो सर्वभक्षी प्राणी है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। अब यहीं पर आते हैं जो है अपघटक। आप यहाँ पर देखिए तीन चीजें भैया मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर उत्पादक आते हैं जैविक घटक के अंतर्गत। उत्पादक में हो गए आपके पादप जगत यानी हरे पौधे। फिर उपभोक्ता के बारे में हमने बताया आपको जैविक घटक के अंतर्गत प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और अपघटक की अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो अपघटक में वे सूक्ष्म जीव या मृतक वनस्पतियां
जो जीवों को सड़ा करके खाते हैं वो आते हैं सभी अपघटक में। सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृतक वनस्पतियों को खाते हैं जो डेड हो चुकी होती हैं, और या फिर जो जीव होते हैं उनको सड़ा करके खाते हैं, जैसे इसमें कवक और जीवाणु, ये दोनों क्या होते हैं, अपघटक या मृतजीवी जिनको बोलते हैं, इसमें ये आते हैं। इन्हें प्रकृति का मेहतर कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी की सफाई अच्छे तरीके से करते हैं। तो प्रकृति का मेहतर पूछा जा सकता है किसे कहते हैं, तो अपघटक को कहते हैं, यानी मृतजीवी को कहते हैं, और इसमें कवक और जीवाणु आते हैं। कई क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से बने हुए हैं। अब हम बात करेंगे अजैविक घटक की। देखिए अभी हम बात कर रहे थे, यहाँ पर आप देखिए दो घटक हैं पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत, जैविक और अजैविक। जैविक घटक के बारे में हमने पूरी तरीके से आपको बता दिया। अब यहाँ पर बात करेंगे अजैविक घटक के बारे में, कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक के बारे में। तो देखिए अजैविक घटक के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये अजैविक जो घटक होते हैं निर्जीव वातावरण के अंतर्गत आते हैं। कार्बनिक घटक में जो मृत पौधे होते हैं एवं जीव, मृत पौधे एवं जंतु जो होते हैं कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आते हैं, जो कि कोई भी पौधा अगर है तो उसके अंदर कार्बन जरूर पाया जाएगा, कोई भी जंतु है अगर वो डेड हो चुका है तो उसके अंदर कार्बन जरूर पाया जाएगा। अकार्बनिक घटक में जैसे गैस है, मिट्टी है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सभी जो गैसेस होती हैं वो कार्बनिक घटक में आती हैं। भौतिक में क्या होती हैं, जलवायु कारक जो होते हैं, क्लाइमेट फैक्टर्स जो होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, जैसे ताप आपका हो गया, प्रकाश हो गया, ये चीज़ें जो होती हैं अभी मैंने बताया। यहाँ पर आप देखिएगा ऊर्जा है, प्रकाश है, ताप है, वायु है, ये सभी जो है भौतिक जो है उसमें आते हैं, यानी भौतिक घटक में आते हैं। अब देखिए आपके चैप्टर में ये तो इकोसिस्टम था ही, पारिस्थितिकी थी ही, अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इकोटोन के बारे में। यानी इकोसिस्टम हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया, यानी पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र को अच्छी तरीके से समझा। अब हम पढ़ रहे हैं इकोटोन को। और अगर वास्तव में आपको क्लास पसंद आ रही होगी तो इस वीडियो को सभी जगह शेयर करिएगा, ताकि और भी जो साथी हैं हमारे बैच को परचेज कर सकें, हमारी मेहनत को अच्छी तरीके से साकार कर सकें, जो कि अभी बहुत कम बच्चों ने बैच को परचेज किया है, शायद सभी तक वीडियो पहुंच नहीं पाया है। अब देखिए इकोटोन क्या होता है। इकोटोन जो होता है दो पारिस्थितिकी जो तंत्र होते हैं उनके बीच की सीमा को इकोटोन कहा जाता है, जिसको जो है संक्रमिका भी बोलते हैं हिंदी में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो आप समझिए जो पारिस्थितिकी जो तंत्र हैं इनके बीच, जैसे दो पारिस्थितिकी तंत्र, एक ये हो गया एक ये हो गया, इनके बीच जो भी सीमा है, इनके बीच की जो सीमा है यही कहलाता है इकोटोन। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब जैसे एग्जाम्पल में क्या है, मैंग्रोवन की अगर हम बात करें तो स्थलीय एवं सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र के बीच की जो कड़ी है वो कहलाती है मैंग्रोवन। मैंग्रोवन जो है आप सभी को पता है दलदली भूमि में पाए जाते हैं। तो सामुद्रिक पारिस्थितिकी और स्थलीय, चूंकि ये समुद्र में तो होंगे नहीं, समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये समुद्र है, ये समुद्र का जल हो गया और ये दलदली भूमि है, किनारे किनारे होगी, यहाँ तक हो गई, और यहाँ पर मैंग्रोव वन बड़े बड़े से लगे हुए हैं। तो समुद्र की जो पारिस्थितिकी है ये अलग होगी, और जो ये स्थल हो गया, तो स्थल और समुद्र के बीच ये जो जगह छोटी हुई है, इस छोटी हुई जगह को ही इकोटोन कहा जाएगा। इस पॉइंट को आप समझ लीजिए। यानी यहाँ पर लिखा गया साफ साफ, स्थलीय एवं सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र के बीच की जो कड़ी होती है वो मैंग्रोवन होते हैं। जो घास के मैदान है जैसे रेगिस्तान और जंगल के बीच की जो सीमा होती है वो जो है घास के मैदान हो गए। तो ये सभी क्या है, ये सब इकोटोन के अंदर ही आएंगे। आगे बात करेंगे इकोटोन के लक्षण क्या होते हैं। इकोटोन चौड़ा और सकरा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि समुद्र है, यहाँ पर जो मैंग्रोव वन लगे हुए हैं, तो ये पतला भी हो सकता है, सकरा भी हो सकता है, चौड़ा भी हो सकता है। अब डिस्टेंस डिपेंड करेगी दलदली भूमि और मैंग्रोव वन के बीच की। आगे बात करेंगे प्राकृतिक भी हो सकता है, मानव निर्मित भी हो सकता है, बहुत छोटा हो सकता है, बहुत विशाल भी हो सकता है इकोटोन। तो ये आपने समझ लिया। अब इकोटोन के महत्व क्या है, इस पॉइंट को भी समझा देते हैं। देखिए इकोटोन के जो महत्व हैं, जीवों की अत्यधिक विविधता के लिए और जलवायु परिवर्तन के संकेतक के कार्य के रूप में कार्य करते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। यानी जीवों की अत्यधिक विविधता भी यहाँ पर पाई जाती है। जहाँ पर इकोटोन होता है वहाँ पर जो है अन्य अन्य जो जीव होते हैं वो पाए जाते हैं, यानी बहुत मात्रा में जो अलग अलग टाइप्स के जीव होते हैं, जो अलग अलग वातावरण के अनुकूल होते हैं, वो जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन के संकेतक का भी कार्य जो है इकोटोन ही यहाँ पर करता है। तो आई होप आपने इकोटोन समझ लिया होगा। अब देखिए आपके चैप्टर में यहाँ पर इकोटोन मैंने पढ़ा दिया, इकोसिस्टम पढ़ा दिया। अब पढ़ते हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी संतुलन के बारे में। चलिए देखिए यहाँ पर बात करते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संतुलन। तो जैविक प्लस अजैविक घटकों से मिलकर के हमारे पर्यावरण का निर्माण होता है। इस पॉइंट को आप समझ लीजिए। यानी जैविक प्लस अजैविक जो घटक हैं उनसे मिलकर के हमारा जो पर्यावरण है वो बनता है। यदि नदियाँ साल भर स्वच्छ जल से लबालब बहती रहें,
ग्लेशियर या हिमालय जो है पर्वत बिना पिघले चिरस्थायी बने रहें, मतलब हमेशा खड़े रहें, पिघले ना। नदियाँ साल भर जो है हमेशा स्वच्छ जल से लबालब भरी रहें। जंगल हमेशा हरे भरे रहें एवं उसमें भिन्न भिन्न प्रजातियाँ पाई जाएं। प्रदूषण मुक्त जो है जल हमारा हो, प्रदूषण मुक्त हमारी वायु हो, पर्यावरण ध्वनि तथा अन्य प्रदूषणों से युक्त अगर हो, उपरोक्त सभी तत्व मिलकर के पर्यावरण संतुलन का निर्माण करते हैं। अगर ये सभी चीज़ें हमारे पर्यावरण में हैं तो इट मीन्स हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही सही तरीके से बैलेंस है। तो कहने का मतलब यही है कि ये सारी चीज़ें अगर पर्यावरण में आपके हैं तो आपका जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिक संतुलन है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर चल रहा है। अब जो पर्यावरण है वो असंतुलन के प्रभाव क्या हो सकते हैं? अगर पर्यावरण असंतुलित होता है तो इसके क्या क्या यहाँ पर जो बैड इफेक्ट्स हैं वो हो सकते हैं। तो पहली बात, जलवायु परिवर्तन हो सकता है, जो आपकी जलवायु है उसमें परिवर्तन हो सकता है। दूसरी बात, जो वैश्विक तापमान है उसमें वृद्धि आपकी हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधित जो परेशानियां हैं वो बढ़ सकती हैं, अनेक अनेक प्रकार की बीमारियां हैं वो बढ़ सकती हैं। जब जलवायु आपकी ठीक नहीं रहेगी, आपका पर्यावरण ठीक नहीं रहेगा, मान लीजिए कि आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा जो है धुआं वगैरह फैक्ट्रियों से निकलता है, तो फिर आपको जो है कोई ना कोई बीमारी आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो है ये सभी चीज़ें जो होंगी पर्यावरण को असंतुलित कर रही होंगी। विभिन्न प्रकार के नए नए रोग और वायरस पैदा हो जाएंगे। खाद्य सुरक्षा की कमी हो जाएगी। जब पर्यावरण आपका संतुलित हो जाएगा तो जलवायु परिवर्तन सही तरीके से होगा नहीं। पता लगा जो है अब गेहूं पकने वाला है और वास्तव में बारिश होने का समय था, बारिश नहीं हुई, पहले ऐसा होता था। कुल मिलाकर के जिस टाइम पर जिस फसल को पानी की आवश्यकता है उस टाइम पर जो है पानी जो है मिल ही नहीं पा रहा है, मतलब जो है बारिश नहीं हो रही है। यानी जो फसलें हमारी भारत में बोई जाती हैं, जो उगाई जाती हैं, वो फसल चक्र के अकॉर्डिंग चलती हैं और जल चक्र के अकॉर्डिंग चलती हैं। पता रहता है कि हाँ, जल यानी बारिश कब होगी तो उसके अकॉर्डिंग लोग जो है किसान होते हैं फसल को उगाते हैं। अगर उस समय बारिश ही नहीं होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो जब बारिश नहीं होगी तो खाद्य सुरक्षा में कमी हो जाएगी और ये सब होगा किस वजह से? जब पर्यावरण आपका असंतुलित होगा। असंतुलित कब होगा? जब पर्यावरण में अनेक जो गैसों का मिश्रण जो है वो बढ़ घट जाएगा, तभी पर्यावरण आपका असंतुलित होगा। इसके कई फैक्टर आगे आपको हम बताएंगे। यहाँ पर क्या होगा? उत्पादन में कमी आ जाएगी। जब खाद्य सुरक्षा की कमी होगी तो उत्पादकता में भी कमी आ जाएगी। अब पर्यावरण असंतुलन के कारण क्या हैं? जैसे बढ़ती जनसंख्या, बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, जिससे क्या हो रहा है, जो औद्योगिक धंधे हैं, औद्योगिक जो उद्योग हैं वो बढ़ रहे हैं। खेती की वाली जो भूमि है वो जो है लगातार कम हो रही है, जो वन है वो लगातार कट रहे हैं। लोग वहाँ पर इमारत है, बिल्डिंग्स है, रेल की पटरियाँ हैं या फिर जो है हम कह सकते हैं कि सड़कें हैं, उनका निर्माण लगातार यहाँ पर हो रहा है। जो मानवीय आवश्यकताएँ हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, यानी इंसान जो है लगातार जो है अपनी आवश्यकताएँ पूरी कर रहा है। औद्योगिकरण से, शहरीकरण से और मानवीय जो हस्तक्षेप से, ये क्या है, ये सभी जो फैक्टर हैं वो पर्यावरण संतुलित के मुख्य कारण बने हुए हैं। अब पर्यावरण संतुलन के उपाय कौन कौन से हो सकते हैं? जैविक खेती अपनाई जाए, जो आजकल रासायनिक जो आपके जो केमिकल्स चल रहे हैं वो केमिकल्स का यूज ना किया जाए। ई कचरा की व्यवस्था की जाए। रासायनिक खाद्य कीटनाशक पदार्थों का प्रयोग ना किया जाए। खेतों में, जो मिट्टियों में जो किसान फसल बोते हैं, जब फसल तैयार आपकी हो जाती है तो उसमें क्या करते हैं कि बहुत सारे जो कीटाणु लग जाते हैं, उनको बचाने के लिए जो रासायनिक जो पदार्थ हैं, रासायनिक खाद्य वगैरह है और जो कीटनाशक पदार्थ है उनका जो है यूज करते हैं। इससे पैदावार तो ज़रूर बढ़ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्यावरण को बहुत तेज़ी के साथ जो है असंतुलित करते हैं, पर्यावरण को बहुत तेज़ी से नुकसान पहुंचाते हैं। और यहाँ पर क्या किया जाए? अधिक से अधिक जो वृक्ष है वो लगाया जाए, यानी वृक्षारोपण किया जाए। तो इस तरीके से पर्यावरण संतुलित हम कर सकते हैं। तो आज की पूरी क्लास में यही सब कुछ था। आपने अच्छे तरीके से समझ लिया इकोसिस्टम के बारे में, इकोटोन के बारे में, पर्यावरण पारिस्थितिक संतुलन के बारे में। कल हम फिर से पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 8 को डिस्कस अच्छे तरीके से करेंगे और शायद क्लास नंबर आपकी ये 14 या 15 नंबर की मुझे लगता है क्लास होगी, या 12-13 की होगी, जो भी क्लास आपकी हो वो आपको थंबनेल पर दिख जाएगी। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था। बैच अगर परचेज करना चाहते हैं परचेज कर लीजिए, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। जैसे ही ये क्लास आपके यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, तुरंत अगर आप बैच ज्वाइन कर चुके होंगे तो आपको वहाँ पर PDF जो होगी क्लास की मिल जाएगी। आप इसको प्रिंट आउट करवाइए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए।